नमस्कार साथियों। आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्लड यानी कि रक्त। देखिए, जो रक्त होता है वो कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, कितना होता है, इसका क्या कार्य है ना, ये सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो रक्त होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि निर्माण होता है। अब अगर हम बात करें अपनी ब्लड की, तो अपनी बॉडी के अंदर देखिए वैसे 5 लीटर, लगभग 5 लीटर ब्लड अपनी बॉडी के अंदर टोटल होता है। तो उस ब्लड के अंदर देखो लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है वो, है ना। और उसमें कुछ कणिकाएं भी होती हैं। तो कणिका मतलब दो टाइप से ये मिलके बना होता है, यानी कि कुछ तो होती है इसमें रुधिर कणिकाएं, है ना। और कुछ पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा कहते हैं उसको। तरल भाग होता है, ये तरल भाग होता है। तरल भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो देखिए, जो कणिकाएं वाला भाग होता है वो लगभग 45% होता है, यानी कि 45% क्या होगी, ब्लड कार्पस्कल्स होगी। एंड जो प्लाज्मा होगा ये लगभग 55% होता है, यानी कि 55% होता है, जो कि तरल भाग होता है ओनली, यानी कि तरल होता है। तो इस तरल वाले पार्ट में देखो, अगर देखो वैसे 100% क्या होता है, ब्लड होता है। तो 100% में से 45% ये और 55% ये, दो पार्ट हो गए, है ना। दोनों को वापस जोड़ोगे तो 100% ब्लड आ जाएगा। ठीक। अब यदि हम बात करें केवल प्लाज्मा की, तो केवल प्लाज्मा के अंदर पानी कितना होता है? तो केवल प्लाज्मा के अंदर पानी सबसे ज्यादा होता है, और वो होता है 90%, यानी कि 90% पानी होता है। अब क्या आपका ऐसे कहोगे सर यहाँ पे 55%, यहाँ पे 90% कैसे हो गया? तो सुनना, प्लाज्मा 55% होता है। अब उस प्लाज्मा को आप 100% मानिए, जितना प्लाज्मा होगा उसमें से 90% क्या होगा, पानी होगा, और बचा 10% क्या होगा, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होंगे, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें इधर ब्लड कार्पस्कल्स की, जो रुधिर कणिकाएं हैं जो कि 45% होती हैं, इसमें 3 टाइप की रुधिर कणिकाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखिए, ये तीनों मिलाकर के 45% होती हैं, है ना। अब अगर 45% तो होती है, लेकिन अगर हम बात करें केवल रुधिर कणिकाओं की, तो अब इसको 100% मान लेंगे। इस 100% में से, यानी कि रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं होती हैं? तो सबसे ज्यादा कणिकाएं होती हैं आरबीसी। देखो 99% होती है। कितनी होती है? 99% ये होती हैं। अब बच गया 1%, वो 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों कम संख्या में होते हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा संख्या में होती है। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है आरबीसी, इसका पूरा नेम है रेड ब्लड कार्पस्कल्स, है ना, या फिर रेड ब्लड सेल भी कह सकते हो आप। ठीक है ना, क्योंकि ये ब्लड की सेल्स हैं। ठीक है। और वैसे कार्पस्कल्स का मतलब कणिकाएं होता है। तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स इसका पूरा नेम है। इसका व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स हैं, और इसका फुल नेम में लिखा हुआ है प्लेटिलेट्स। ठीक है ना। हिंदी में इसको वैसे बिंबाणु कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बिंबाणु या रक्ताणु। रक्ताणु के तीनों हो जाएंगे। तो देखिए, आरबीसी है ना, आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, और उसको बिंबाणु कहते हैं। अब इसका जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में नाम लिख रखा है इरिथ्रोसाइट, ये क्या इसका साइंटिफिक नेम कह सकते हो, मतलब जो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इरिथ्रोसाइट नाम वर्ड से जाना जाता है आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी को जाना जाएगा ल्यूकोसाइट के नाम से, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट इनके मतलब साइंटिफिक नेम हो गए, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है ना। अब बात करें केवल आरबीसी की, तो पहले हम आरबीसी पढ़ते थे। आरबीसी जो होती हैं वो 99% होती हैं, यानी कि इसमें से, इन तीनों कणिकाओं में से 99% होती है, बाकी 1% ये होती है, हमने बता दिया। अब इसके आकार की बात करें कि ये कितनी बड़ी होती है, तो देखो ये बहुत ही छोटी होती है। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही छोटी कोशिका है, ये कणिका है। और लगभग इसका आकार कितना होता है, इसका व्यास जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, तो 7 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है। एंड जो केंद्रक रहित है ये, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, अनुपस्थित रहता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता है, परिपक्व आरबीसी में नहीं होता है। लेकिन 2 जानवर ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, वो है एक तो लामा और एक ऊंट। ठीक है ना। तो ऊंट और लामा, ये 2 होते हैं जानवर ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखो इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए इनकी जो संख्या होती है आरबीसी की संख्या, वो 50 लाख पर mm³ होती है, यानी कि 1 mm³ में 50 लाख आरबीसी होती है, यानी कि सबसे ज्यादा आरबीसी ही होती है। ठीक है ना। अब अगर बात करें
इसमें जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? इसके अंदर एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? एचबी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एचबी का मतलब फुल नेम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन होता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, यानी कि 1 डेसीलीटर के अंदर कितना ग्राम होगा? 15 ग्राम होता है, ठीक है ना। और इसका जीवन काल की बात करें अगर हम आरबीसी के जीवन काल की, तो वो 120 दिन होती है, यानी कि फिर इसके लाइफ टाइम की बात करें तो 120 दिन तक ये जीवित रहती है, फिर आरबीसी मर जाती है, फिर नहीं बनती है, फिर वो 120 दिन जीवित रहेगी, फिर नहीं बनती रहेगी, ऐसे ये नया बनता रहता है ब्लड, और पुराना खत्म होता रहता है। अच्छा, इसके अंदर देखिए जो हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, ठीक है ना। तो आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, ठीक है ना। और वो किस फॉर्म में होता है ये लोहा? Fe+2, यानी कि फेरस आयन कहेंगे इसको, फेरस आयन की फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ये। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में या ब्लड के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा होता है? लोहा, आयरन होता है। एंड इसका मेन वर्क क्या है आरबीसीज का? तो आरबीसीज का मेन वर्क है, देखिए ऑक्सीजन का क्या करती है? परिवहन करती है, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाती है, पूरे शरीर के अंदर पहुंचाती है। सबसे ज्यादा वर्क ये करती है आरबीसी, क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ना, बंध बना लेता है, और फिर पूरे शरीर में ये पहुंचा देता है। तो ये देखा था हमने केवल आरबीसी का वर्क। अब देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी का। तो देखिए डब्ल्यूबीसी क्या होती है? रंगहीन होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती है, इस वजह से इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। केंद्रक युक्त होती है, इसमें केंद्रक नहीं होगा, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होगा। अब देखो इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या लगभग 50 लाख पर mm क्यूब थी, पर क्यूबिक mm थी। यहाँ पर 7,000 ही है, यानी कि कम होती है। ओके, इसकी संख्या इन तीनों कणिकाओं में से भी कम होती है। सबसे कम इसकी होती है, सबसे कम आरबीसी की होती है, सबसे ज्यादा आरबीसी की होती है, सबसे कम डब्ल्यूबीसी की होती है। ओके, तो इसकी 7,000 यानी 1 mm क्यूब में 7,000 होगी संख्या, और ये 4 से 5 दिन तक ही जीवित रहेगी, ठीक है ना। यानी कि 4 से 5 दिन तक इनका लाइफ टाइम होता है। हो सकता है 4-5 दिन से ज्यादा भी चल जाए, क्योंकि इनका मेन काम क्या होता है? संक्रमण से बचाना, यानी कि जीवाणु से बचाना। ये जीवाणु से फाइट करती हैं, तो जब जीवाणु से लड़ रही होती है ये हमारे को बचाने के लिए, हमारे शरीर को बचाने के लिए, तो तब ये जल्दी से भी किल हो सकती हैं, और यदि जीवाणु नहीं आए तो फिर ये लॉन्ग टाइम तक चल सकती हैं, ठीक है ना। इनका मेन वर्क यही है, संक्रमण से बचाती हैं, यानी कि इनको संक्रमण से बचाने की वजह से ही हम इनको सैनिक कणिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। अपनी बॉडी का सोल्जर कहते हैं इनको, सैनिक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 2 टाइप की होती हैं, ये जो डब्ल्यूबीसी है ये 2 टाइप की होती हैं, कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय को बोलेंगे हम यानी कि ग्रेन्स होती है, ग्रेन यानी कणिका, ठीक है ना, और यानी कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। जिनको हम ग्रेनुलोसाइट कहेंगे उनको एग्रेनुलोसाइट कहेंगे, जिनमें कणिका नहीं होगी, यानी कि पार्टिकल्स फॉर्म नहीं होती इनमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पार्टिकल होते हैं, कणिकाएं होती है। अब देखो जो कणिकामय है वो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब इन तीनों में भी, या फिर अगर सभी में देख लें तो सभी के अंदर ज्यादा ये होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल 62% होता है, जबकि इओसिनोफिल कम ही होती है, 2.5% ही होती है, और बेसोफिल 0.5% ही होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कणिकामय जो होती है उनकी, तो कणिकामय में एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट, 2 टाइप की होती है ना। जो मोनोसाइट होती है वो 5% होती है, जो लिम्फोसाइट होती है वो 30% होती है। अब जो मोनोसाइट है वो क्या काम करती है? मैक्रोफेज, यानी कि भक्षक अणु बनाती है ना। कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई भी जीवाणु आता है, उसको ये भक्षण कर लेती है, खा जाती है, उसको पचा देती है, और जब खुद का आकार भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोफेज या भक्षक अणु। और जो लिम्फोसाइट होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। ओके, लिम्फोसाइट बी आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है और लिम्फोसाइट टी छोटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, इन सभी का काम क्या है? इन सभी का काम है, जैसे कोई हमें एलर्जी से बचा रही है, कोई हमें बैक्टीरिया से बचा रही है, कोई इन्फेक्शन से बचा रही है ना। तो कुल मिलाकर के इनका सभी का वर्क क्या होता है? जितनी भी डब्ल्यूबीसीज है उन सभी का हमारे को संक्रमण से बचाती हैं, यानी कि अपने शरीर में रोगों से बचाने का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है ना, इम्यूनिटी देती है हमारे को। कौन? डब्ल्यूबीसी। अब हम बात करें प्लेटलेट्स की। जो प्लेटलेट्स होते हैं तो इनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, और ये भी केंद्रक रहित होते हैं, इनमें भी केंद्रक नहीं होता है। केंद्र केवल इनमें होगा डब्ल्यूबीसीज में, आरबीसी में नहीं होता, प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है ना। ये इनकी संख्या 3 लाख पर mm क्यूब होती है,
यानी कि इनकी संख्या देखो इससे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है, इधर आरबीसी की 50 लाख है ना, लगभग 50 लाख, क्योंकि 50 से लगभग पुरुषों के अंदर 2 लाख ज्यादा होगी और महिलाओं में 2 लाख कम होगी, है ना, लगभग 50 लाख है। तो देखिए यहाँ पे 3 लाख ही है परमाणु क्यूब में। इसका जीवन काल की बात करें तो 5 से 7 दिन तक ये जीवित रहता है बिंबाणु, है ना, और ये अनियमित आकार के होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं ये अनियमित आकार के होते हैं, कि टुकड़े जैसे केसाबिन का आकार हो जाता है। और ये क्या करते हैं, इनका मेन वर्क होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग करना, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग कह सकते हैं या फिर ब्लड कोगुलेशन कह सकते हैं इंग्लिश में ना। तो ब्लड क्लोटिंग करने के लिए काम में आता है, रक्त को थक्का बनाता है। अच्छा क्या होता है रक्त का थक्का, तो जब चोट लग जाती है तो उस स्थान से थोड़ी देर तो खून आता है, फिर खून रुक जाता है, यानी कि रक्त का बहाव रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है, क्योंकि वहां पर रक्त का जमाव हो जाता है, उस रक्त के जमाव को क्या कहेंगे, रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग कहेंगे। तो ब्लड क्लोटिंग करने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स के साथ में और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कुछ प्रोटीन, थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, इसके साथ में कैल्शियम होता है, ठीक है ना, और विटामिन बी इसमें काम में आते हैं। तो ये सब हेल्प करके क्या बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। और इसका जो विघटन होता है वो यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। इनका विघटन का मतलब टूट जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं, कहाँ पे जाके, यकृत और प्लीहा में। जब भी इनको 4-5 दिन बाद में इनका लाइफ टाइम समाप्त होगा तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, यकृत प्लीहा में जाकर के समाप्त हो जाएंगे। अगर हम बात करें इन तीनों के ही निर्माण की, तो देखो निर्माण पहले ही बता दिया कि पूरे ब्लड का ही निर्माण, यानी कि चाहे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स हो, इन सबका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो के अंदर होता है। और ये मैंने देखो बता देता हूँ आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी कि 7.4 होता है। और ये क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है ना, यानी कि लिक्विड है ये, और कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, तरल संयोजी उत्तक है, और अपनी बॉडी के अंदर लगभग 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ब्लड के बारे में कुछ जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।